नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। शरीर के 7 चक्रों में छिपा है सफलता पाने का हर राज। असंभव को संभव कर देंगे शरीर के 7 चक्र। जानिए 7 चक्रों के 7 फल काल चक्र में। तो जी हाँ, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, हर वक्त लाइफ को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, बेवजह टेंशन लेते हैं, हमेशा किसी बीमारी से परेशान रहते हैं, फेल्यूर का डर रहता है और सोसाइटी से अलग रहने का मन करता है, तो आपको इन बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके शरीर के 7 चक्र ब्लॉक हो या इम्बैलेंस हो। बॉडी के ये 7 चक्र आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं, ये आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य से सीधे जुड़े हैं आज का हमारा ये एपिसोड। इसलिए हमारे साथ आप बने रहिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। और अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेंगे आज का शुभ मुहूर्त। आज 25 फरवरी 2024 दिन रविवार है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 8:35 तक है। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात 1:24 तक, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। सुकर्मा योग दोपहर 2:29 तक, इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:34 से दोपहर 2 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 3:26 से शाम 4:52 तक। इन अशुभ समयों में अगर आप किसी नए कार्य का शुभारंभ न करें और यात्रा के लिए प्रस्थान न करें तो आपके लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज का एपिसोड बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। आप सबने चक्र के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज पंडित जी आपको इसके डिटेल बताएंगे और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको ये जानना। तो चलिए इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चक्र के बारे में जानेंगे। अगर ये चक्र बॉडी में बैलेंस या इम्बैलेंस हो तो व्यक्ति की लाइफ में कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होंगे, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, आज तक आपने 13 वर्षों में कालचक्र में जितना भी प्रोग्राम देखा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज का प्रोग्राम रोज से हट करके है। और आज के प्रोग्राम को जो समझ गया, उसे समझने के लिए अध्यात्म में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक किसी का विकास हुआ है और आज के प्रोग्राम को समझदारी के साथ जिसने समझ लिया, तो आप ये मान करके चलिए उसके लिए कुछ भी अब जानना असंभव नहीं है, कुछ भी जानना शेष नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का निचोड़ है आज का विषय। अब मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। श्री गीता जी में 700 श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती में 7 चक्र हैं। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से 7 ताल के पेड़ों को काटने के लिए कहा था। चक्रव्यूह में 7 द्वार बनाए गए थे। ये 7 संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। यह संपूर्ण विश्व 7 द्वीपों में विभाजित है। यह संपूर्ण विश्व 7 द्वीपों में विभाजित है और ये 7 द्वीप ही हैं जो हमारे शरीर में 7 चक्र के रूप में विराजमान हैं। पहला चक्र जो होता है गुदा मार्ग पर, रेक्टम के पास, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। दूसरा जो चक्र होता है वो लिंग मूल पर होता है, जिसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र।
और तीसरा चक्र जो नाभि पर है उसका नाम है मणिपूरक चक्र, और चौथा चक्र जो हृदय पर है उसका नाम है अनाहत चक्र। इसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। और ये पांचवा चक्र जो है ये है यहां कंठ पर, इसे ही विशुद्धि चक्र कहते हैं। हृदय चक्र और अनाहत चक्र जो है ये चौथा है, पांचवा विशुद्धि चक्र है। छठवां जो भ्रू मध्य पर है ये है आज्ञा चक्र, और सातवां जो ब्रह्मरंध्र पर है ये है सहस्रार। ये 7 चक्र मानव शरीर में होते हैं, और जिन लोगों के ये 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। वो भूत भविष्य वर्तमान को ऐसा देख सकते हैं जैसा अपनी आंखों से कोई प्रत्यक्ष चीज देख रहे हैं। लेकिन इसकी साधना बहुत कठिन है, और बिना किसी सक्षम गुरु के इसकी साधना नहीं शुरू करनी चाहिए, वरना इसके परिणाम शुभ तो कम होंगे, अशुभ परिणाम ऐसा होगा जिसका मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं होगा। तो सुनिए ध्यान से, अपने आप से चक्र जागृत हो जाए ठीक है, लेकिन प्रयास करके हठ मत करिएगा। हठ करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जोर लगाएंगे और कहीं उल्टा सीधा हो गया तो फिर मामला सब खराब हो जाएगा। मूलाधार चक्र जो है ये मानव शरीर का पहला चक्र है। ये कहां होता है? रेक्टम पर होता है, गुदा मार्ग पर होता है। इस चक्र का धरती तत्व है, पृथ्वी तत्व है। ये गुदा और लिंग के बीच यानी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे, बैक जो टी बोन होती है नीचे की, उसके ठीक नीचे स्थित है। जब व्यक्ति का मूलाधार चक्र संतुलित हो जाता है तो व्यक्तित्व के विकास की शुरुआत होती है। इससे व्यक्ति में चेतना आती है और व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। जब मूलाधार चक्र जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति आक्रामक और स्वभाव का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, दूसरों की बातों को समझ नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक चीजों को ज्यादा महत्व देता है। जब मूलाधार चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लेता है। ऐसे लोगों में प्रोस्टेट, मोटापा, गठिया, वेरिकोज वेंस, पीठ के निचले भाग, कूल्हे, घुटने में सूजन की समस्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अशांत और बेचैन रहता है। मूलाधार चक्र में संतुलन बनाने के लिए हरी घास में नंगे पैर जरूर चलें। लेकिन इसकी 1-2 बातें और आपको बता दें। जब कोई व्यक्ति चक्र जागरण के लिए प्रयास करता है या कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास करता है तो सबसे पहले कुंडलिनी 2 स्थानों पर है। एक तो मूलाधार चक्र में नीचे की तरफ मुंह किए हुए कुंडलिनी त्रिवलयाकार नागिन के रूप में है, और दूसरा सहस्रार पर त्रिवलयाकार नागिन के रूप में कुंडलिनी है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है। अब जैसे हम जब कहते हैं राम, ओम, तो ऊपर से स्वर आता है और नीचे की तरफ जाता है। राम कहिए या ओम कहिए तो पेट फूलेगा, लेकिन अगर अल्लाह कहिए तो पेट पचकेगा। तो हमारी उपासना ऊपर से नीचे की ओर है, दूसरों की उपासना नीचे से ऊपर की ओर है। हमारी उपासना ऊपर से नीचे की ओर क्यों है उसका कारण बताता हूं। उसका कारण यह है कि जो मूलाधार चक्र है, अगर उसमें कुंडलिनी आकर फंस गई तो ऐसा आदमी पशु के समान काम वासना का शिकार हो जाता है। ऐसा आदमी कर्म कुकर्म नहीं सोचता है, गंदे से गंदे कर्म करने के लिए उद्यत हो जाता है, जिसका परिणाम होता है कि उसका पतन होता है। और यदि मूलाधार चक्र जागृत हो गया है तो ऐसा व्यक्ति हवा के ऊपर, पृथ्वी से ऊपर 4 फीट की ऊंचाई पर अपना आसन स्थित करके 2-4 घंटे बैठ सकता है, हवा में बैठा रहेगा। माता आनंदमयी, जिनका आश्रम विंध्यवासिनी में आज भी विद्यमान है,
12 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था और माता आनंदमयी का मूलाधार चक्र जागृत था। माता आनंदमयी हवा में आसन लगा करके घंटों घंटे बैठी रहती थी। और आज भी जिन लोगों का मूलाधार चक्र जागृत है वो अपने आसन से ऊपर उठ करके और हवा में बैठे रहते हैं। ये मूलाधार चक्र है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि अगर इसमें ईड़ा और पिंगला घुस गई, सुषुम्ना में न जाकर के और ईड़ा पिंगला में आपकी कुंडलनी घुस गई, क्योंकि कुंडलनी के जाने का रास्ता तो चाहिए, उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी का जागरण जरूरी है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, जिसमें ईड़ा और पिंगला ये दोनों जागृत हैं। सुषुम्ना को जागृत करना पड़ता है। अगर सुषुम्ना बंद है और उसमें कुंडलनी न घुसकर ईड़ा या पिंगला में चली गई तो ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है। और इस पागलपन का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसको लोग जानते हैं क्या कहते हैं? आम भाषा में कहते हैं कमुक आदमी उल्टा मंत्र जप रहा था इसलिए पागल हो गया, कोई उल्टा मंत्र कर रहा था इसलिए पागल हो गया। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ईड़ा और पिंगला में कुंडलिनी ने प्रवेश कर लिया और ये पागलपन हो गया। तो इसलिए ये विषय बेहद गूढ़ और रहस्यमय है। जो इस विधा का पूर्ण जानकार हो, जो इस विधा पर पूर्ण कमांड करता हो, उसके सानिध्य में, उसके निकट में बैठ करके ही इसकी साधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल आज मुझे लगता है जो एपिसोड है आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। पंडित जी ने पहले ही कहा कि आप लगातार काल चक्र देखते होंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है बिल्कुल यूनिक है। तो आगे भी आपको चक्र के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ऑफिस में आज दिन भर आप व्यस्त रहेंगे। भाई के साथ कुछ अनबन हो सकती है। सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में निवेश नहीं करना चाहिए। आपको ज़रूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि से व्यय भाव में बृहस्पति है। अगर व्यय भाव में बृहस्पति है तो व्यर्थ का खर्च तो आपको मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए वाहवाही में आकर के खर्च करने की कोशिश न करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको ऑफिस में आज कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आज आप गुस्सा करेंगे तो इससे सिर्फ आपके रिश्ते खराब होंगे। मौसमी बीमारियों से खुद को आपको बचाना चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और घर से निकलने के पहले शिवलिंग का जलाभिषेक कर लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मूलाधार चक्र की तो बात हो गई और अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के उस दूसरे चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र की। इस चक्र के बैलेंस इम्बैलेंस का आपकी बॉडी और लाइफ पर कितना असर होता है ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, क्योंकि पहले चक्र में आपने बहुत एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है सबके बॉडी के लिए चक्र को समझना और चक्र एक्टिव होना आपकी पूरे लाइफ को मुझे लगता है डिसाइड करता है। देखो अंजलि, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली को देख करके कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा चक्र अच्छी स्थिति में है, कौन सा चक्र खराब स्थिति में है। ग्रहों के आधार पर अब थोड़ा ज्योतिष से इसको रिलेट करते हैं। स्वाधिष्ठान जो मूलाधार चक्र है वहाँ मकर और कुंभ राशियाँ ज्योतिष शास्त्र में मानी गई हैं और वहाँ का स्थानीय ग्रह जो है वो शनि है, लेकिन वहाँ का उच्च ग्रह जो है वो मंगल है। जिनकी कुंडली में मकर राशि में मंगल बैठा हो या जिनकी कुंडली में मकर और कुंभ राशि में शनि बैठा हो उनका मूलाधार चक्र निश्चित रूप से अच्छा होता है। ये ज्योतिष से जानने की विधा है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र ये मानव शरीर का दूसरा चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र लिंग मूल पर होता है। ये जल तत्व का प्रतीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी का यूरिन निकलती है वो जल तत्व से ही संबंधित है। तो ये जल तत्व से संबंधित चक्र है।
मानव शरीर में ये चक्र रीढ़ की हड्डी के तल में नाभि के केंद्र के बीच में स्थित होता है। ये चक्र व्यक्ति को नेगेटिव चीज़ों से दूर करता है। शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित अवस्था में हो तो व्यक्ति क्रिएटिव, ईमानदार, नैतिकता का पालन करने वाला होता है। स्वाधिष्ठान चक्र अगर जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति भावुक होता है। स्वाधिष्ठान चक्र अगर असामान्य रूप से सक्रिय हो तो ऐसे व्यक्ति की भावना अस्थिर रहती है। ऐसा व्यक्ति खुद को सांसारिक सुख से दूर एकांत में रखता है। ऐसे लोगों में संतान सुख में दिक्कत आती है। मांसपेशियों में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। स्वाधिष्ठान चक्र में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यायाम, योग और प्राणायाम करते रहना चाहिए। अब ज्योतिष से इसका क्या संबंध है ये देखिए। धनु और मीन राशि ये दोनों स्वाधिष्ठान चक्र पर हैं। धनु राशि और मीन राशि दोनों स्वाधिष्ठान चक्र पर हैं। अगर स्वाधिष्ठान चक्र पर धनु या मीन राशि में किसी के बृहस्पति बैठा होगा कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति चरित्रवान होगा और ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करेगा जिससे मान मर्यादा या उसका जीवन प्रभावित हो। हर समय मर्यादित आचरण करेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है उच्च का होता है। अगर शुक्र मीन राशि में स्थित है तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी पूर्ण रूपेण भोग विलासिता का सुख पाने वाला और सांसारिक सुखों का आनंद प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन अगर यहाँ 12 नंबर में बुध स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति इम्पोर्टेंट, नपुंसक भी हो सकता है, बौद्धिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है और पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर हो सकता है। लेकिन अगर ये मीन राशि में बुध हो और मीन के नवांश में भी हो तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। उसकी चेतना ही लुप्त हो सकती है। तो ये चक्रों का और ज्योतिष का ये संबंध है। मेरे इस कार्यक्रम करने का इतना ही मतलब है कि आप अपनी कुंडली खोल करके सारे चक्रों के बारे में देख सकते हैं कि कहाँ किस चक्र को कौन सा ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है। तो ये चक्र जब जागृत हो जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर विशेष ऊर्जा का संचार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आप जान लेंगे मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में शनि बुध सूर्य की स्थिति बनी हुई है और आपके आजीविका भाव में राहु है। किसी पुराने निवेश से धन लाभ होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ऑफिस में वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जानेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा अब भी सिंह राशि में द्वितीय भाव में स्थित है और आपके आजीविका भाव में बृहस्पति की स्थिति है जो चंद्रमा से परस्पर पंचम नवम है। तो ऐसे में कारोबारी डील से धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है और किसी बड़े काम में, बड़े इवेंट में आपको सफलता हासिल होगी। घर में मेहमान आ सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसी से किसी प्रकार का गलत कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। मंदिर में श्रमदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7 चक्रों में से 2 चक्रों की तो बात हो गई, बाकी बचे 5 चक्रों की बात आगे करेंगे, लेकिन वक्त हो चला अभी छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र।